डिजिटल मार्केटिंग का एप्लीकेशन हर फील्ड में पॉसिबल है। चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी भी प्रकार की सर्विसेज देते हैं, स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में करते हैं। खास करके अगर आप रियल एस्टेट में डील करते हैं, आज अगर आप रियल एस्टेट में लेन देन करते हैं, एजेंट हैं, बिल्डर हैं या किसी भी प्रकार का काम करते हैं, तो आपके क्षेत्र में आप डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आइए आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं आज कि रियल एस्टेट सेक्टर में डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आगे बढ़े इससे पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग रियल एस्टेट के लिए कैसे वर्क करेगी। ये समझने से पहले मैं समझना चाहता हूं कि रियल एस्टेट का वर्क होता कैसे है, इसके मायने क्या हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं इसकी। मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे समझ में आया कि रियल एस्टेट में आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो रियल एस्टेट में आपके पास होते हैं? रेसिडेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई फ्लैट, कोई बंगलो। कुछ कमर्शियल्स होते हैं, जैसे कि कोई शॉप्स, कोई गोडाउन्स। एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं आपके पास। कई सारे ऐसी जमीनें, ऐसी जायदादें होती हैं जो रेडी होती हैं यूज करने के लिए, या कई अनडेवलप्ड प्रोडक्ट्स भी आपके पास होते हैं। ये रियल एस्टेट मार्केटिंग की बात कर रहा हूं कि अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। आप इन्हें सेल करते हैं आउटराइट, या तो आप खरीदते हैं, बेचते हैं, या तो आप लीजिंग और लाइसेंसिंग करते हैं, यानी किराए पे देना, छोटे समय के लिए या लंबे किराए के लिए। इसमें से इनकम किस तरह होती है? इनकम होती है प्रॉफिट से। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं 10 रुपए में और 12 रुपए में बेच रहे हैं तो 2 रुपया प्रॉफिट, एज सिंपल एज दैट। या तो फिर कमीशन से, कि जब आप बड़ा कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, किसी को दिलवाते हैं जमीन या किसी की जमीन बिकवाते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है, इस ट्रांजैक्शन में आप 1%, 2%, 5%, 10% डिपेंडिंग आप अपनी कमीशन अर्न करते हैं। ये इसके इनकम का तरीका है। अब अगर इस बिजनेस की बात करें तो एक जरूरी एस्पेक्ट है जो आपके सामने लाना चाहता हूं। हर बिजनेस में हमारे पास कुछ एसेट्स होते हैं। तो रियल एस्टेट में आपके एसेट्स कौन से हैं? सबसे पहले तो आपका जो एसेट होता है वो होता है आपके सप्लायर्स। सप्लायर्स मतलब वो बिल्डर्स जिनके लिए आप काम करते हैं। बिल्डर्स एस्टेट एजेंट्स को, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स को अपने लिए अपॉइंट करते हैं कि आप हमारे फ्लैट्स, हमारे बंगलोज या हमारे प्रोडक्ट्स बेचिए। वो आपके लिए आपके सप्लायर हैं। इसी तरह लैंडलॉर्ड्स होते हैं कि जो हमेशा किराए पे देते रहते हैं अपने घर। दूसरे एजेंट्स भी होते हैं जो आपके लिए या तो काम लेकर आते हैं या रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं। एक तरीके से सोचो तो ये सारे बिल्डर्स, ये लैंडलॉर्ड्स और ये एजेंट्स आपके सप्लायर्स होते हैं। इन सप्लायर्स के साथ साथ आपके एसेट होते हैं आपके इन्वेस्टर्स। कुछ इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म फंडिंग करते हैं, इंटरेस्ट के लिए करते हैं, कुछ समय के लिए पैसा देते हैं ब्याज पर। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स होल्ड करते हैं, आपसे मकान, दुकान खरीद के रखते हैं और फिर जब रेट बढ़ जाए तब बेचते हैं। ये सप्लायर्स और ये इन्वेस्टर्स जो हैं, ये आपके एसेट्स हैं। ये आपके बिजनेस के लिए सबसे जरूरी पार्ट बनता है, क्योंकि जब तक आपके पास कुछ बेचने के लिए नहीं होगा, आप बेचोगे क्या? जब तक आपके पास फंडिंग नहीं होगी, तब तक आप खरीदोगे कैसे? और ये सब कुछ जब आपके पास होता है तो ये एक लिस्ट में होता है, एक इंफॉर्मेशन आपके पास होती है कि कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी उपलब्ध है, किसे बेचना है, किसे खरीदना है। ये जो डेटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन भी आपकी एसेट होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एसेट समझ में आया। अब आगे बताऊंगा कि ये एसेट एक्सप्लेन क्यों कर रहा था। रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो कुछ इस तरीके से चलता है। बिजनेस को थोड़ा सा समझ लिया, अब समझते हैं कि इसको
आगे आप कैसे बढ़ाओगे। तो इस बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कैसे करेंगे, ये समझने से पहले ये जान लेते हैं कि इनके बिजनेस में समस्याएं क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो ये फेस करते हैं वो लोग कि जो रियल एस्टेट में काम करते हैं। रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों के पेन पॉइंट्स होते हैं ये। सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग एसेट की बैंक मेंटेन नहीं हो पाती। कभी इन्वेस्टर होता है, कभी नहीं होता है, फिर इन्वेस्टर कहीं चला जाता है, संपर्क टूट जाता है। जिन कस्टमर्स ने आपके साथ काम किया है वो अगला प्रोडक्ट जो है वो 5 साल 10 साल 15 साल बाद खरीदते या बेचते हैं, तब तक आप कहीं और चले जाते हो जिंदगी में, वो कहीं और चले जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन की आपके सप्लायर्स, आपके इन्वेस्टर्स और आपकी लिस्ट, इनकी बैंक बनाकर रखना बहुत मुश्किल होता है। ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली वो कौन व्यक्ति है जो फ्लैट ढूंढ रहा है, एग्जैक्टली वो कौन है जो दुकान ढूंढ रहा है, वो कौन है जो लीज करना चाहता है, वो कौन है जो बाय करना चाहता है। ये इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट्स दोनों तरफ के, जो खरीदना चाहते हैं या किराए पे लेना चाहते हैं वो भी, और जो देना चाहते हैं वो भी, इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जब इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट मिल जाता है तो उसे नर्चर करना, उसके साथ टच में रहना, उससे इंफॉर्मेशन लेना, उसे इंफॉर्मेशन देना और कंटिन्यूअस फॉलोअप्स लेते रहना, ये पेन पॉइंट्स हैं उन लोगों के जो रियल एस्टेट बिजनेस में है। आइए अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि डिजिटल मार्केटिंग इस सेक्टर में कैसे उपयोग का हो सकता है। सॉल्यूशन दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप अपना डिजिटल इकोसिस्टम बना लीजिए। क्या मतलब ये कि सबसे पहले अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में हैं तो आपको अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए। वेबसाइट वो जगह है जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स, अवेलेबल प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, और यहां वो फैसिलिटी होती है कि बायर या सेलर दोनों भी आकर आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके साथ रजिस्टर कर सकते हैं, आपके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। ये सब करने के लिए आपको अपना डिजिटल ऑफिस यानी कि अपनी वेबसाइट बनानी जरूरी है। अब एक बार आपने अपनी वेबसाइट बना ली तो उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना जरूरी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति गूगल पर ढूंढ रहा है बेस्ट फ्लैट इन मीरा रोड, बेस्ट फ्लैट इन पुणे, और अगर आप उस एरिया में ऑपरेट करते हैं, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, तो गूगल ने उस व्यक्ति को आपकी वेबसाइट का नाम सबसे पहले बताना चाहिए। जब भी कोई सर्च करे और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आपके पास उपलब्ध है तो आपका नाम सबसे पहले आना चाहिए गूगल पे, तभी उस पे क्लिक करेगा कोई और तभी आपकी वेबसाइट पे आएगा। ये कैसे करते हैं? इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये आपको करना जरूरी है। इसके बाद आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करना जरूरी होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, ये जो सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपकी उपस्थिति रहनी चाहिए। लोगों को आपका कंटेंट दिखाई देना चाहिए और लोगों को आपका नाम सुना सुना सा लगना चाहिए। ध्यान देना, आज रियल एस्टेट के सेक्टर में लोग इंस्टाग्राम पर रील्स और यूट्यूब पर शॉर्ट्स बना रहे हैं, और ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका बन चुका है मार्केटिंग करने का। ये थर्ड स्टेप है इकोसिस्टम की। अब चौथी स्टेप बताता हूं कि एडवर्टीजमेंट्स का सहारा लेना चाहिए। फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट्स दिखाकर लोगों को अपने बारे में जानकारी देनी चाहिए। देखिए, ये चीज वेबसाइट बनाने की तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि ये आपको बनानी है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एड्स, इस लॉजिक को समझ लीजिए। ध्यान रखिए, हमेशा जो ट्रैफिक होती है, जो ऑडियंस होती है, ये दो प्रकार की होती है। या इनबाउंड ट्रैफिक होती है या आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब क्या है?
इनबाउंड का मतलब यह है कि जो लोग ढूंढ रहे हैं और आकर आप तक पहुंचते हैं, इनबाउंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि गूगल पर अगर कोई ढूंढता है कि बेस्ट फ्लैट इन पुणे, वो ढूंढ रहा है, उसका इंटेंशन है, उसे खरीदना है या कुछ करना है, ही इज लुकिंग आउट फॉर अ प्रोडक्ट। और अगर आप उसके सामने आ जाते हैं तो ये आपका इनबाउंड ट्रैफिक बन जाता है कि ये अंदर आया है इंटेंशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैफिक का पार्ट है, क्योंकि यहां पर वो सामने वाला जो है ये इंटरेस्टेड है, उसे खरीदना है। अब गूगल पर नंबर 1 पे कैसे आओगे? 2 तरीके, या तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लो तगड़ा कि बिना पैसे खर्च के ऑर्गेनिकली आपका नाम ऊपर आ जाए, या तो फिर सेकंड है पेड एडवर्टीजमेंट्स। पेड एडवर्टीजमेंट्स में आप कीवर्ड्स, बेस्ट फ्लैट इन पुणे या शॉप इन पुणे, ये जो कीवर्ड्स हैं आपके एरिया के, इन कीवर्ड्स पर आप पैसे लगाकर रख सकते हो कि गूगल पर अगर किसी ने भी ऐसे कीवर्ड सर्च किए तो मेरी एड दिखाओ। इससे फायदा क्या होता है? एक तो सिर्फ टारगेटेड प्रोस्पेक्ट्स को आपके बारे में बताया जा रहा है और आपको ऑर्गेनिकली गूगल पे नंबर 1 आने की राह नहीं देखनी पड़ती। ये पेड एडवर्टीजमेंट्स का फायदा है। इनबाउंड ट्रैफिक समझ में आ गया? अब समझिए आउटबाउंड ट्रैफिक को। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इन प्लेटफॉर्म्स पर लोग टाइम पास कर रहे हैं, अपने दोस्तों के, अपने रिलेटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, मजा कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। उनका कोई इंटेंशन नहीं है फ्लैट खरीदना, लेकिन फिर भी आप जाकर उन्हें एड्स दिखाते हो। क्यों दिखाते हो? कि हो सकता है कि उन्हें या उनके आसपास किसी को कुछ रिक्वायरमेंट हो, तो आपकी एड देखकर वो उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। सेकंड, कि आपकी एड्स बार बार देखने से आपका जो भी बिजनेस का नाम है, जो भी ब्रांडिंग आप करते हो, ये उनके जहन में रह जाता है। एक ब्रांड आप बिल्ड करते हो आहिस्ते आहिस्ते। ये आउटबाउंड ट्रैफिक होता है। इसे आउटबाउंड इसलिए कहते हैं कि हम खुद जाकर उन्हें एडवर्टीजमेंट दिखा रहे, चाहे उनका इंटेंशन हो या ना हो। अब रियल एस्टेट के सेक्टर में इनबाउंड ट्रैफिक का बहुत ज्यादा महत्व है। तो अगर आप 100 रुपए भी खर्च करना चाहते हैं अपनी मार्केटिंग में, तो मेरी एडवाइस है कि 75 रुपए आप इनबाउंड पे खर्च कीजिए और सिर्फ 25 रुपए आप आउटबाउंड ट्रैफिक पर खर्च कीजिए। ये सलाह दे रहा हूं आपको। यहां पर आप अपना इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। अब इसका फ्लो किस तरह होगा देख लीजिए। सबसे पहले आप कंटिन्यूअसली कंटेंट क्रिएट करेंगे। कंटेंट क्रिएट करेंगे का क्या मतलब है? जैसे आपके पास कोई नया फ्लैट उपलब्ध हो जाता है या कोई नया दुकान आ गया है बेचने के लिए या किराए के लिए, आप उसके फोटोज, उसके वीडियोस, उसके छोटी इंट्रोडक्शन ये अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, अपने फेसबुक के पेज पे डालते हैं, फेसबुक के ग्रुप पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, उसका शॉर्ट्स बनाते हैं, उसके रील्स बनाते हैं। ये काम जो है ये कंटिन्यूअसली होना चाहिए। कंटिन्यूअसली जब आप ये क्रिएट करोगे तो हर जगह आपका ये कंटेंट दिखाई देने लगेगा। सेकेंडली, लीड्स जनरेट करने चाहिए। आपके वेबसाइट पर एक लीड मैग्नेट का होना जरूरी है। जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे आए, अगर वहां पर कोई आप ऑफर दे रहे हो, एक एग्जांपल देता हूं ये समझाने के लिए, कि कोई नॉर्मल कस्टमर जो फ्लैट खरीदना चाहता है आपकी वेबसाइट पे आ गया। मानकर चलो कि अभी उसने कुछ बताया नहीं है कि उसे कहां खरीदना है, कितने में खरीदना है, अब सिर्फ उसे खरीदना है, वो आ गया। जब वो आपकी वेबसाइट पे आता है तो वहां पर आप उसे कहते हो कि एक प्रॉपर्टी खरीदते समय कौन से 10 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको 100% चेक करना चाहिए ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। अगर ये 10 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप चाहते हैं तो यहां पे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दीजिए। हम आपको एक पीडीएफ सेंड करेंगे जिसमें ये सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। अब देख लेना, एक प्रोस्पेक्ट, एक बायर जब कहीं घूम रहा होता है तो वो अंदर से हमेशा इस बारे में डरा हुआ होता है कि उसे करेक्ट टेक्निकल और करेक्ट लीगल चीजें चाहिए होती है। और अगर आप उसे कोई ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि मैं आपको ये फ्री में दे दूंगा, सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दो, तो ये आपकी वेबसाइट पे लीड मैग्नेट का काम करता है। उस पीडीएफ को पाने के लिए जो लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं वो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देते हैं और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आप जानते हो कि वो एक रियल एस्टेट की वेबसाइट पे क्यों आया है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसे ट्रांजैक्शन करना है या खरीदना है या किराए पे लेना है। आपके पास जैसे ही लीड आती है आप उससे संपर्क कर सकते हैं। ओके, ये लीड जनरेशन की टेक्निक है। साथ ही आप जो सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते हो इस पर हमेशा कॉल टू एक्शन रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे पास ये फ्लैट उपलब्ध है, इसमें 2 रूम है, इसमें ये है, इसमें वो है और बात खत्म। हमेशा सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट बनाओगे उसके अंत में आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि इस तरह की प्रॉपर्टीज अगर आप चाहते हैं तो मेरा ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कीजिए, या मेरा ये वेबसाइट है, इस पे जाके फॉर्म भरिए, ये सब फ्री है। ऐसे कुछ ना कुछ कॉल टू एक्शन देते रहना चाहिए। कभी भी अपना कंटेंट जो है ये बिना किसी मकसद के नहीं बनाना चाहिए। ओके, तो ये लीड जनरेशन सेकंड स्टेप है आपके फ्लो में। सबसे पहले कंटेंट बनाइए और उस कंटेंट में हमेशा लीड मैग्नेट को रखिए या कॉल टू एक्शन दीजिए। अब जब आपके पास लीड जनरेट हो जाए तो उस लीड्स को एक सिस्टम में रखना चाहिए जिसे हम लीड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। फिर इन लीड्स को कंटिन्यूअसली ईमेल्स भेजने चाहिए, मैसेजेस भेजने चाहिए, अच्छी वैल्यू देनी चाहिए ताकि ये लीड्स आपके साथ हमेशा इंटरैक्ट करते रहें। इसे लीड नर्चरिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि जब भी इन लीड्स के पास किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो इंक्वायरी जनरेशन के फॉर्म्स आपके हर तरफ उपलब्ध होने चाहिए कि अगर कोई भी आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट देना चाहता है तो उसे आसानी से आप तक पहुंचना आना चाहिए। ओके, फिफ्थ स्टेप है कि प्रोस्पेक्टिंग और लीड क्वालिफिकेशन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि रियल एस्टेट के सेक्टर में ध्यान रखिए कई सारे एजेंट्स एक दूसरे को इंफॉर्मेशन के लिए अप्रोच करते रहते हैं। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा काम है रियल एस्टेट में। तो जो भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं इनकी प्रोस्पेक्टिंग और ये लीड्स की क्वालिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है। और फाइनली जब आप क्वालिफाई कर लो किसी लीड को तो उसे डायरेक्ट कॉल करके फनल में लाना चाहिए। मैं जब डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं तब ये नहीं कहता कि हमेशा वेबसाइट्स ही बनाओ और हमेशा कुछ डिजिटल फनल्स ही करो। कई बार ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अपना एक फायदा होता है। रियल एस्टेट में अगर कोई करोड़ रुपए का घर खरीदना चाहता है तो वो फेसबुक की एड देखकर करोड़ रुपया खर्च नहीं करने वाला। इस बात को लोग समझ नहीं पाते। सिर्फ डिजिटल करना है या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करना है इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई आकर एडवर्टीजमेंट देखकर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा। इट इज अ प्रोसेस। इस प्रोसेस को समझना, आपकी लीड की जर्नी को जानना और उसके हिसाब से अपना फनल, अपना फ्लो, अपनी मार्केटिंग डिजाइन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग ये समझ नहीं पाते। फाइनली बता रहा हूं कि इसके उपयोग क्या है। इसके यूजेस ये हैं कि सबसे पहले तो कंटिन्यूअसली आपके पास लीड्स आते रहेंगे। अगर आप अपना इकोसिस्टम बना लोगे और कंटेंट उसमें डालते रहोगे तो कंटिन्यूअसली आपके पास इंक्वायरीज भी आती होंगी और आपके पास बायर्स और सेलर्स दोनों तरफ के लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप न्यूज़लेटर की शेयरिंग करते हैं ईमेल मार्केटिंग सिस्टम से तो हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ आप वैल्यू शेयर करते रहेंगे और कम्युनिटी बिल्ड करते रहेंगे। भले ही किसी ने आपके साथ आज से 5 साल 10 साल पहले ट्रांजैक्शन किया हो, लेकिन अगर आप न्यूज़लेटर जैसे छोटे छोटे डिवाइसेस यूज करोगे तो हमेशा वो आपके संपर्क में रहेंगे। थर्डली, याद रखना कि ये काम जो रियल मार्केटिंग का, रियल एस्टेट का है, रियल एस्टेट मार्केटिंग का, ये बहुत ज्यादा आज के समय में पर्सन डिपेंडेंट है। वो आपसे तभी खरीदेगा जब आपका उसके साथ संपर्क हो, जान पहचान हो या विश्वास। लेकिन अगर बड़ा स्केल करना है, बड़े लेवल पे ये काम करना है तो सिस्टम्स डेवलप करनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपने ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहें या अपने किसी एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट रहें, क्योंकि मैन पावर पे डिपेंडेंट रह के आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रखना कि सिस्टम्स विल वर्क वेयर पीपल विल फेल। जहां लोग फेल हो जाते हैं वहां सिस्टम काम करता है। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप एक साथ कई सारे इनकम सोर्सेस क्रिएट कर पाएंगे। आप अपना काम तो बढ़ाओगे ही, उसे डिजिटलाइज तो करोगे ही, साथ में आप एफिलिएट मार्केटिंग जैसी चीजें कर सकते हैं जहां पे आपको बाकी एसोसिएटेड प्रोडक्ट से भी कमीशन आना शुरू हो जाए।
एंड अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटिंग ही वो तरीका है कि जिसकी मदद से आप स्केल अप कर सकते हैं। मेरे पास जब भी लोग आते हैं कि सर हम इस क्षेत्र में काम करते हैं या ये हमारा बिजनेस है तो हम डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कैसे करें, तो मैं सबसे पहले उन्हें कहता हूं कि आपकी इंडस्ट्री में जो टॉप मोस्ट लीडर है उसे देखो वो क्या करता है। आज रियल एस्टेट में जो लीडर्स माने जाते हैं, वो चाहे 99 एकर्स हो या मैजिक ब्रिक्स हो, ये जो कंपनीज हैं ये 100% डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऑपरेट करती हैं। जब इन कंपनीज ने शुरू किया था तब डिजिटल जाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज डिजिटल मार्केटिंग काफी अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल हो चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नॉलेज है ये इतना आसान बन चुका है कि आप मेरे जैसा एक सर्वसाधारण व्यक्ति भी इसे सीख कर अपना सकता है। तो अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन और डिजिटल ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है। बहुत जल्दी मैं एक मास्टर क्लास वेबिनार करने वाला हूं। इस मास्टर क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप कैसे अपना बिजनेस और ग्रो करते हैं, कैसे लीड्स जनरेट करते हैं, और इसकी कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी दिखाऊंगा। इस मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मिलिए मुझसे लाइव मेरी मास्टर क्लास में।